तो दोस्तों मार्वल स्टूडियो की थॉर के अंदर हमें कई मूवी हमें देखने को मिल चुकी हैं और थॉर 5 का हमें एक तरह से इंतज़ार है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की जानकारी आपको बताएंगे, पूरी अपडेट बताएंगे अपकमिंग थॉर की इस मूवी के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के रूप में एक बदला लेने वाला और अस्गार्ड का राजकुमार, जो इसी नाम के नॉर्स पौराणिक देवता पर आधारित है, जो इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज करने वाला एक अकेला बंदूकधारी बन गया है। 3-5 हेम्सवर्थ 4 बार पहले चरित्र को चित्रित करने के बाद थॉर से थोड़ा ऊब गए थे और कुछ जोखिम और प्रयोग करना चाहते थे। फिल्म में थॉर के बाल छोटे हैं, वह एक अलग पोशाक पहनता है, उसका हथौड़ा म्योल्निर नष्ट हो जाता है 6 और वह एक आँख खो देता है। निर्देशक ताइका वेटिटी ने कहा कि इस तरह से चरित्र को नंगा करने से उसे फिल्म के अंत में शरणार्थी बनने का मौका मिला। 7 वेटिटी वेकेशन 2015 और घोस्टबस्टर्स 2016 जैसी फिल्मों में दिखाए गए हेम्सवर्थ के हास्य कौशल का अधिक उपयोग करना चाहते। 9 टॉम हिडलेस्टन लोकी के रूप में थोर का दत्तक भाई और शत्रु, इसी नाम के देवता पर आधारित। 10-11 हिडलेस्टन को इस बात में दिलचस्पी थी कि लोकी का रवैया कैसे बदल गया है। उन्होंने कहा, वह हमेशा एक चालबाज है, वह शरारती होने के लिए नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहा है। 12 थोर द डार्क वर्ल्ड 2013 के अंत के बाद से अस्गार्ड के शासक के रूप में हिडलेस्टन ने नोट किया कि लोकी ने अपने अधिकांश प्रयासों को आत्मप्रशंसा के लिए समर्पित किया है। अच्छे शासन पर इतना नहीं। 13 उन्होंने यह भी कहा कि यह विचार कि थोर लोकी के प्रति उदासीन हो सकता है, उसके लिए परेशान करने वाला है। यह एक दिलचस्प विकास है। 14 हेला के रूप में केट ब्लैंचेट, थोर की बड़ी बहन और मृत्यु की देवी, जो देवता हेल पर आधारित है। 11, 15, 16 जिसे ओडिन की मृत्यु के बाद अनजाने में जेल से रिहा कर दिया जाता है। 17 पटकथा लेखक एरिक पियर्सन ने कार्यकारी निर्माता ब्रैड विंडरबाम के प्रोत्साहन पर अपने एक ड्राफ्ट में हेला को थोर की बहन बनाने का विचार शामिल किया। कॉमिक्स और नॉर्स पौराणिक कथाओं में केवल लोकी के विपरीत हेला को थोर से संबंधित बनाने का निर्णय हेला और थोर के अंतिम टकराव के साथ अधिक प्रभाव की आवश्यकता से आया था। परिवर्तन करके पियर्सन को लगा कि हेला वह चीज बन गई है जो प्रतिनिधित्व करती है कि अस्गार्ड, थोर के परिवार पर शासन करना क्या है, उसे क्या बताया गया है, उसे क्या नहीं बताया गया है। 18 ब्लैचेट गायिका सियोक्सी सियोक्स के साथ साथ 1970 और 1980 के दशक की पंकरॉक आइकनोग्राफी से प्रेरित थीं, विशेष रूप से सियोक्सी की अनोखी, अपरंपरागत चाल, हेला की चाल और वह कैसे स्थान को नियंत्रित करती है के लिए। 19 ब्लैचेट को पोशाक के बजाय मोशन कैप्चर सूट में चरित्र को चित्रित करना मुश्किल लगा। उन्हें लगा कि हेला का हेडड्रेस चरित्र की शक्ति का इतना बड़ा हिस्सा है कि वह इसे सेट पर पहनना पसंद करतीं। 20 हेला का डिजाइन जेसन आरोन की कॉमिक थोर, गॉड ऑफ थंडर से लिया गया था, जबकि उस कॉमिक का चरित्र गोर, जिसके पास अनंत संख्या में हथियार प्रकट करने की क्षमता है, ने हेला के लिए एक समान क्षमता को प्रेरित किया। 21 ब्लैंचेट ने स्टंट वुमन जो बेल और हेम्सवर्थ के निजी प्रशिक्षक ल्यूक जोची के साथ काम किया और भूमिका के लिए कैपोइरा का अध्ययन किया। 6-17 इद्रीस एल्बा हेमराल के रूप में सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला अस्गार्डियन और बिफ्रोस्ट ब्रिज का भूतपूर्व प्रहरी, जो इसी नाम के देवता पर आधारित है, जो लोकी के शासनकाल के दौरान स्वनिर्वासित निर्वासन में चला गया है। 11, 22, 23 हेला द्वारा अस्गार्ड पर आक्रमण करने के बाद वह इसके कमजोर नागरिकों को छिपाने में मदद करता है। फिल्म में हेमराल के चरित्र चाप का वर्णन करते हुए विंडरबाम कहते हैं, वह इस बड़े राजनेता अस्गार्ड के द्वारपाल से एक बदमाश योद्धा जादूगर चरित्र में बदल गया है, जो पहाड़ियों में रहता है और पूरी फिल्म में बहुत सारे लोगों को मारता है। 23 जेफ गोल्डब्लम ग्रैंड मास्टर के रूप में ब्रह्मांड के बुजुर्गों
में से एक 13, 24 जो साकार ग्रह पर शासन करता है, 8 और कम जीवन रूपों में हेरफेर करने का आनंद लेता है, 11, 25 गोल्डबलम ने चरित्र का वर्णन एक सुखवादी, आनंद साधक, जीवन और स्वाद और गंध का आनंद लेने वाला के रूप में किया। उन्होंने यह भी कहा कि वेट्टी ने गोल्डबलम को चरित्र को अपना बनाने के लिए कामचलाऊ व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। 26 वेट्टी ने समझाया कि फिल्म में ग्रैंडमास्टर की त्वचा नीली नहीं है, जैसा कि कॉमिक्स में चरित्र की है, क्योंकि गोल्डबलम ने पहले ही अर्थ गर्ल्स REG 1988 में एक नीले रंग का चरित्र निभाया था, और क्योंकि वेट्टी गोल्डबलम के व्यक्तित्व से उनकी उपस्थिति को छिपाकर अलग नहीं करना चाहते थे। 27 ग्रैंडमास्टर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 से बेनिसियो डेल टोरो के तनेलीर तिवान बटा कलेक्टर का भाई है, और निर्माता केविन फीगे ने भविष्य की फिल्म में दोनों को एक साथ देखने में रुचि व्यक्त की। 28 टेसा थॉम्पसन वाल्किरी के रूप में एक सख्त शराब पीने वाला अस्गार्डियन दास व्यापारी। 8 पौराणिक प्राणी ब्रिनहिल्डर पर आधारित। 29 जो कभी एक महान वाल्किरी योद्धा था और अब स्क्रैपर 142 इंच पदनाम के तहत ग्रैंडमास्टर के लिए काम करता है। 23 थॉम्पसन ने कहा कि कॉमिक्स से चरित्र के विभिन्न संस्करणों ने फिल्म संस्करण बनाने में हमें बहुत छूट दी। 21 वेट्टी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि हम एक ऐसी महिला पात्र नहीं बना रहे हैं जो उबाऊ और सुंदर हो। 30 और फीगे ने कहा कि मार्वल थॉर को जेन फोस्टर की तुलना में उसके बराबर की प्रेम रुचि के साथ जोड़ना चाहता था। 31 सहपटकथा लेखक क्रेग काइल और क्रिस्टोफर यॉस्ट की फिल्म के मूल मसौदे जब पियर्सन ने फिल्म पर काम करना शुरू किया तो वह उस स्टोरी लाइन से दूर चले गए, इसके बजाय पात्रों और वाल्किरी के बीच आपसी सम्मान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसके PTSD से निपटने। वह कोई है जो बोतल में अपने दुखों को डुबो रही है, और मुझे लगा कि यह एक ऐसी अच्छी चीज थी जिसे आप अक्सर नहीं देखते हैं। 18 थॉम्पसन ने कहा कि चरित्र उभयलिंगी है, जिसे उसने एनाबेले रिग्स के साथ चरित्र के कॉमिक बुक संबंध पर आधारित किया, और वेट्टी को वाल्किरी के बेडरूम से बाहर निकलने वाली एक महिला की झलक शूट करने के लिए राजी किया, जिसे बाद में फिल्म से काट दिया गया क्योंकि यह दृश्य के प्रदर्शन से विचलित करता था। 32 थॉम्पसन को भूमिका के लिए प्रशिक्षण के दौरान टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 में सारा कॉनर के रूप में लिंडा हैमिल्टन की तस्वीरों से प्रेरणा मिली। 30-33 थॉम्पसन भविष्य की MCU फिल्मों में दिखाई देंगे। 11-34 कार्ल अर्बन स्कर्ज के रूप में एक अस्गार्डियन योद्धा। 11-25 जो हेमराल की अनुपस्थिति में बिफ्रोस्ट ब्रिज की रखवाली करता है और जीवित रहने के लिए हेला से जुड़ने का विकल्प चुनता है। 20-22 अर्बन ने भूमिका के लिए अपना सिर मुंडवा लिया और क्षेत्र में जाने और भूमिका को महसूस करने के लिए काम किया, भले ही उसका शरीर एक पोशाक के नीचे छिपा हुआ हो। 35 अर्बन ने कहा कि स्कर्ज शैतान के साथ एक सौदा करता है और हेला का गुर्गा बन जाता है। वह गंदे काम करता है और यह कुछ ऐसा है जो उसे करना ही पड़ता है, यह उसकी अंतरात्मा पर खेलता है। 22 मार्क रफालो ब्रूस बैनर बटा हल्क के रूप में एक एवेंजर और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो गामा विकिरण के संपर्क में आने के बाद क्रोधित या उत्तेजित होने पर एक राक्षस में बदल जाता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 के बाद के 2 वर्षों में वह साकार पर एक सफल और लोकप्रिय ग्लैडिएटर बन गया है। 8 अक्टूबर 2015 तक ताइका वेटिटी ने राग्नारोक का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। विचाराधीन अन्य निर्देशकों में रुबेन फ्लेचर, रॉब लेटरमैन और रॉसन मार्शल थर्बर शामिल थे। 71 एलिजाबेथ बैंक्स ने फिल्म के लिए एक पिच पेश करने में रुचि व्यक्त की थी, लेकिन ऐसा करने के लिए अंततः मार्वल से मुलाकात नहीं की। 72 मार्वल ने संभावित निर्देशकों को फिल्म के लिए हमारे पास मौजूद 10 अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए और उन सभी से फिल्म की स्पष्ट तस्वीर के साथ वापस आने के लिए कहा। 73
वेटीटी ने अन्य फिल्मों के क्लिप का उपयोग करके टोन के लिए एक सिजल रील और कुछ मजाक वाली चीजें बनाई। 73-74, जिसमें बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना 1986 शामिल है। 75, कंपनी के भीतर एक हतोत्साहित अभ्यास होने के बावजूद मार्वल ने वेट्टी की रील को अद्भुत माना। 73, विशेष रूप से स्कोर के लिए लेड जेपेलिन के इमिग्रेंट सॉन्ग का उपयोग। 76, जिसे फीज ने महसूस किया कि यह परिभाषित करता है कि ताइका इसके साथ क्या करने जा रहा था। इस गाने का इस्तेमाल बाद में फिल्म में ही किया गया और इसे मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया। 76, 2012 में यह कहने के बाद कि उन्हें बड़ी विशेषताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, जहां लाभ के लिए परियोजना की कला का बलिदान किया गया था के बाद उन्होंने फिल्म का निर्देशन करने का फैसला क्यों किया। इस पर वेट्टी ने कहा कि उन्हें मार्वल के ब्रह्मांड में एक अतिथि की तरह महसूस हुआ, लेकिन रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ जो मैं करना चाहता हूं। 77, उसी महीने मार्क रफालो भी पिछली एमसीयू फिल्मों से ब्रूस बैनर बटा हल्क के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दे रहे थे। 36, जिसकी पुष्टि कुछ ही समय बाद हुई। 81, हल्क को आखिरी बार एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 के अंत में क्विंजेट में यात्रा करते हुए देखा गया था, जिसे मूल रूप से शनि के पास उड़ते हुए दिखाने की योजना थी। फीगे ने बताया कि हल्क के भाग्य को अस्पष्ट छोड़ने और अफवाहों को दूर करने के लिए इसे पृथ्वी आधारित स्थान में बदल दिया गया था कि 2006 की कॉमिक स्टोरी लाइन प्लेनेट हल्क पर आधारित एक फिल्म विकास में थी, क्योंकि मार्वल स्टूडियो के पास उस समय स्टोरी लाइन को अनुकूलित करने की कोई योजना नहीं थी। 82, कार्यकारी निर्माता ब्रैड विंडरबाम के अनुसार राग्नारोक में हल्क को शामिल करने का विचार विकास के शुरुआती दौर में आया था, जब प्रोडक्शन टीम ने प्लेनेट हल्क की कहानी को देखा और महसूस किया कि हल्क को थॉर फ्रेंचाइज में शामिल करना बिना सोचे समझे होगा। एक ऐसे ग्रह के विचार की खोज जहां थॉर की स्थिति के रूप में ग्लैडिएटोरियल गेम है। वह कहानी हमारे लिए वास्तव में एक अच्छा विचार था। 83, फीज ने आगे बताया कि शुरुआती चर्चाएं थॉर के साथ कुछ पूरी तरह से अलग करने पर केंद्रित थीं और यह लोकी के साथ संबंधों को जारी रखने और हेला, वाल्किरी, बाल्डर द ब्रेव और बीटा रे बिल के लिए विचारों पर केंद्रित थी, लेकिन हम ऐसे थे, हमें कुछ बड़ा चाहिए। अक्टूबर में भी ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने घोषणा की कि फिल्मांकन देश में होगा। 84, विशेष रूप से क्वींसलैंड राज्य में, जिसमें गोल्ड कोस्ट के ऑक्सनफोर्ड में विलेज रोर शो स्टूडियो भी शामिल है। प्रीमियर एनास्तासिया पलाशचुक के अनुसार उत्पादन क्वींसलैंड में $100 मिलियन से अधिक खर्च करना था और 750 क्वींसलैंडर्स को रोजगार देना था। 85, हेम्सवर्थ ने मार्वल को अपने गृह देश ऑस्ट्रेलिया में फिल्म का निर्माण करने के लिए कहा था। 86, नवंबर 2015 के अंत में स्टेलन स्कार्सगार्ड, जिन्होंने पिछली थॉर फिल्मों में एरिक सेल्विक का किरदार निभाया था, ने कहा कि उन्हें अनुबंधित किया गया था अगर मार्वल उन्हें शामिल करना चाहता था, लेकिन उस समय वह अनिश्चित थे कि क्या वे ऐसा करते हैं। 87, बाद में उन्होंने पुष्टि की कि 15, 89, पूर्व उत्पादन 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वेट्टी। जनवरी 2016 में फिल्म के प्री प्रोडक्शन की शुरुआत के साथ 85, 90 रफालो ने इसे रोड मूवी के रूप में वर्णित किया और संकेत दिया कि अतिरिक्त फिल्मांकन सिडनी में होगा। 91, वेट्टी ने कहा कि वह स्क्रिप्ट पर थोड़ा सा काम कर रहे थे, मुख्य रूप से पटकथा में हास्य जोड़ रहे थे। 92, एरिक पियर्सन पटकथा को फिर से लिखने के लिए इस परियोजना में शामिल हुए। पियर्सन को लगा कि इसमें शामिल होने से कई चुनौतियां सामने आईं, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे पहेली टुकड़े थे, जैसे कि ब्लैंचेट को हेला के रूप में रखना। 93, जिसे 1 महीने बाद भूमिका में पुष्टि की गई थी। 94, और हल्क, वाल्किरी और स्कर्ज को शामिल करना, जिसे इकट्ठा करने के लिए उनसे कहा गया था। पियर्सन को कहा गया था कि पिछली फिल्मों की किसी भी चीज से उन्हें रोका न जाए। 93, अलेक्जेंडर ने मार्च की शुरुआत में कहा था कि उन्हें अब यकीन नहीं है कि वह फिल्म में दिखाई देंगी, क्योंकि उनकी टेलीविजन सीरीज ब्लाइंड स्पॉट 2015 से 2020
के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष है। 95 बाद में उन्होंने संकेत दिया कि यह मामला नहीं हो सकता है। 25 96 लेकिन अंतः संघर्ष के कारण वह फिल्म में दिखाई देने में असमर्थ रहीं। 97 98 सिर्फ द डार्क वर्ल्ड की घटनाओं पर आधारित नाटक में एक चरित्र के रूप में दिखाई देती है, जिसे चार्लोट निगदाव द्वारा चित्रित किया गया है। मुख्य फोटोग्राफी 4 जुलाई 2016 को शुरू हुई। 102 114 वर्किंग टाइटल क्रिएचर रिपोर्ट के तहत 115 116 ऑक्सनफोर्ड, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में विलेज रोड शो स्टूडियो में 85 विशेष रूप से स्टूडियो के सभी 9 साउंड स्टेज का उपयोग करते हुए। 117 अतिरिक्त फिल्मांकन क्वींसलैंड राज्य भर में होना था। 85 जिसमें टैम्बोरिन नेशनल पार्क भी शामिल है। 23 ब्रिस्बेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां 22 से 25 अगस्त तक फिल्मांकन हुआ। 26 115 118 का उपयोग न्यूयॉर्क शहर के रूप में दोगुना करने के लिए किया गया था। 119 जेवियर एग्विरेसारोबे ने फिल्म पर छायाकार के रूप में काम किया। 114 120 ने फिल्म पर अपने काम को संतुष्टि और हताशा का एक दुर्लभ संयोजन के रूप में वर्णित किया, यह महसूस करते हुए कि वह ज्यादातर निर्देशक और दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक की सेवा करने के लिए वहां थे, लेकिन ऐसी अविश्वसनीय तकनीकी आवश्यकताओं का जवाब देने में सक्षम होने पर बहुत खुश थे। 121 बाद में जुलाई में फिल्म की दोस्त शैली की कॉमेडी प्रकृति के बारे में वेट्टी ने कहा कि स्क्रिप्ट तब से बदल गई थी और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अंतिम फिल्म कैसी दिखेगी, लेकिन थोर और हल्क के बीच इसमें दोस्त तत्व है। 77 उन्होंने कहा कि यह 70-80 के दशक की विज्ञान फंतासी और सभी मार्वल फिल्मों में से सबसे बाहर होगी। 122 जिसमें बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना के सबसे करीब का स्वर होगा। 75 फिल्म के रोड ट्रिप पहलू की प्रेरणा में 48 आवर्स 1982, विथनेल एंड आई 1987 और प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स 1987 शामिल थे। 8 वेट्टी ने प्रत्येक विभाग के प्रमुखों को काम शुरू करने से पहले फ्लैश गॉर्डन 1980 देखने के लिए भी कहा। 124 125 अगस्त तक 100 से अधिक सेट और निर्माण श्रमिकों को समाप्ति की सूचना दी गई थी। कुछ ने शिकायत की थी कि उन्हें अक्टूबर या नवंबर 2016 तक काम देने का वादा किया गया था, और न्यूजीलैंड के चालक दल के सदस्यों को ऑस्ट्रेलियाई स्थानीय लोगों की तुलना में तरजीही उपचार मिल रहा था। हालांकि प्रीमियर पलासचुक ने कहा कि सेट बिल्डरों के लिए काम बस खत्म हो गया है, और जैसे ही अभिनेता फिल्मांकन के लिए आएंगे, अन्य नौकरियां उपलब्ध हो जाएंगी। 126 फिल्म के लिए बनाए गए सेट साकार के लिए थे, जिसमें ग्रैंड मास्टर का महल और आसपास का कबाड़खाना, साथ ही अस्गार्ड, पिछली थोर फिल्मों के सौंदर्यशास्त्र पर आधारित, शामिल थे। 23 एवेंजर क्विंजेट का इंटीरियर, जिसे द एवेंजर्स 2012 116 माओरी वेटिटी ने न्यूजीलैंड के लोगों के साथ साथ स्वदेशी और आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को काम पर रखने को विभिन्न विभागों के लिए प्राथमिकता बताया और कहा, यह स्वदेशी लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी देश में आ रहे हैं और आप अर्थव्यवस्था में पैसा ला रहे हैं और नौकरियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास उन लोगों की देखभाल करने की और भी बड़ी जिम्मेदारी है जिनके पास कम अवसर है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को क्रू में शामिल करना परिवार जैसा लगता है और मुझे शांत करने और आराम महसूस करने में मदद करता है। स्वदेशी और आदिवासी लोगों को स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी विभाग की पहल के तहत काम पर रखा गया था, जिसका मिशन आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स को फिल्म उद्योग में प्रवेश दिलाना है। 127 सितंबर 2016 के मध्य में एक सेट विजिट के दौरान देखी गई अवधारणा कला ने संकेत दिया कि मिडगार्ड सर्प दिखाई देगा। 128 और यह कि सिफ और वॉरियर्स 3 पिछली 2 फिल्मों में थोर के सहयोगी राग्नारोक में संबोधित किए जाएंगे। 33 महीने के अंत में सैम नील, जिन्होंने हंट फॉर द वाइल्डर पीपल 2016 में वेट्टी के साथ काम किया, ने खुलासा किया कि फिल्म में उनकी एक भूमिका थी। 51 कुछ ही समय बाद
वेट्टी ने कॉर्ग के पात्रों को शामिल करने पर चुटकी ली। 129, जिसे वेट्टी मोशन कैप्चर के माध्यम से चित्रित करता है। 45 और मीक 130, जिसे किसी अभिनेता द्वारा चित्रित नहीं किया गया है क्योंकि वह फिल्म में बात नहीं करता है और उसे लार्वा जैसे प्राणी साइबरनेटिक पैरों और बाहों के साथ के रूप में दर्शाया गया है। 45 अक्टूबर के मध्य में वेट्टी ने खुलासा किया कि फिल्म में एक शॉट के लिए नई कैमरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें उम्मीद थी कि वे फिल्म में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से जॉन सी रेली के नोवा कॉर्प्समैन रोमैन डे को शामिल करेंगे, लेकिन इसे खींचने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। 122 प्रधान फोटोग्राफी 28 अक्टूबर 2016 को लिपटी। 131 दूसरी इकाई का फिल्मांकन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर डर्क हार्टोग द्वीप और न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में हुआ। 23 वेट्टी के अनुसार राग्नारोक में 80% संवाद सुधारित थे ताकि कलाकारों के बीच बहुत हीला और सहयोगी मूड बनाया जा सके। उन्होंने कहा, मेरे काम करने का तरीका यह है कि मैं अक्सर कैमरे के पीछे या कैमरे के ठीक बगल में लोगों पर चिल्लाता रहता हूं, जैसे यह कहो, इसे इस तरह कहो। दृश्य प्रभाव थोर रग्नारोक में वाल्किरी फ्लैशबैक अनुक्रम के मूल ऊपर और प्रभाव नीचे शॉट। बाहरी वीडियो आइकन मार्वल स्टूडियोज का थॉर रग्नारोक एंड क्रेडिट मेन ऑन एंड टाइटल सीक्वेंस डिजाइन फिल्म के मेन एंड टाइटल सीक्वेंस को प्रस्तुत करता है। परसेप्शन के चैनल से यूट्यूब वीडियो। फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM के सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर स्टूडियो द्वारा बनाए गए थे। 143 बेस एफएक्स एनिमेट्रिक और वर्चुओस की मदद से। फ्रेमस्टोर मेथड स्टूडियोज वैंकूवर, डिजिटल डोमेन, राइजिंग सन पिक्चर्स, लूमा पिक्चर्स, डी नेगेटिव, इलोरा, इमेज इंजन, ट्रिकसटर, द सीक्रेट लैब, व्हिस्की ट्री इंक, फिन डिजाइन प्लस इफेक्ट्स और परसेप्शन। 23 प्रीविजुअलाइजेशन का काम द थर्ड फ्लोर और डे फॉर नाइट द्वारा प्रदान किया गया था। 23 144 लूमा पिक्चर्स ने 8 दृश्यों में 200 से अधिक शूट का निर्माण किया, विशेष रूप से कॉर्ग, फ्रेमस्टोर से संपत्ति प्राप्त करने वाले और मीक के किरदारों के लिए। डी नेगेटिव ने 190 से अधिक शॉट्स पर काम किया, जिसमें साकार ग्रह के लिए वातावरण तैयार किया गया, जिसमें जंकयार्ड परिदृश्य और वर्महोल शामिल थे। डिजिटल डोमेन के सहयोग से वर्महोल भी बनाए गए। 145 फिल्म का मेन एंड टाइटल सीक्वेंस परसेप्शन द्वारा डिजाइन किया गया था। 146 ILM, जिसने हल्क के पिछले अवतारों पर काम किया था, को हल्क के बरे हुए संवादों के कारण राग्नारोक में चरित्र के चेहरे की विशेषताओं में बहुत अधिक विवरण जोड़ना पड़ा। ILM के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर चैड वीबे ने बताया कि रफालो के हावभाव मेडुसा एक परफॉर्मेंस कैप्चर तकनीक का उपयोग करके फिल्म के लिए नए सिरे से कैप्चर किए गए थे। 90 अलग-अलग भावों को कैप्चर करने के साथ ILM ने एक पूरी तरह से नई लाइब्रेरी बनाई जो हल्क को सामान्य मानव दृश्य विशेषताओं की पूरी श्रृंखला को कवर करने की अनुमति देगी। 145 हल्क को बनाने में मदद करने के लिए सेट पर एक व्यक्ति को हरे रंग के बॉडी पेंट में कवर किया गया था और दृश्य प्रभाव कलाकारों की सहायता के लिए चरित्र की इच्छित गतियों को दोहराएगा। 83 इसके अतिरिक्त स्टंट अभिनेता पॉल लोवे, जो 5 फीट 1.52 मीटर से कम लंबे है, हल्क के साथ अपनी कुछ बातचीत के दौरान हेम्सवर्थ के लिए खड़े थे ताकि हल्क के स्टंटमैन आनुपातिक रूप से सही हों। कुछ उदाहरणों में जब थॉर और हल्क ने बातचीत की तो शॉट्स के लिए अधिक लचीलापन रखने के लिए थोर के लिए एक डिजिटल डबल का इस्तेमाल किया गया, जिसे ILM ने भी बनाया था। ILM ने अंतिम लड़ाई अनुक्रम के बाहर फिल्म में हल्क के सभी क्षणों पर काम किया, जिसे फ्रेमस्टोर ने ILM की संपत्तियों का उपयोग करके पूरा किया, क्योंकि फ्रेमस्टोर मुख्य रूप से उस अनुक्रम को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। फ्रेमस्टोर ने लगभग 460 शॉट्स पूरे किए, जिसमें थॉर और हेला, फेनरिस, कोर्ग, मीक, फिल्म के अंत में विशाल सुरतुर के डिजिटल डबल्स और असगार्ड के लिए 9000 से अधिक इमारतें शामिल थीं,
जो डी नेगेटिव के पास द डार्क वर्ल्ड से मौजूद संपत्तियों पर आधारित थीं, जिसके परिणामस्वरूप 263 से अधिक चरित्र, वाहन, प्रोप और व्हील रिग थे। 145 राइजिंग सन पिक्चर्स ने राग्नारोक के लिए 170 से ज्यादा विजुअल इफेक्ट शॉट्स बनाए। उन्होंने वाल्कीरी फ्लैशबैक सीक्वेंस पर काम किया, जिसमें मोशन कैप्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, 900 एफपीएस हाई स्पीड फ्रेम रेट और 200 स्ट्रोब लाइट युक्त एक विशेष 360 डिग्री लाइटिंग रिग के संयोजन के जरिए सीक्वेंस की असली अलौकिक उपस्थिति हासिल की गई, ताकि दृश्य को प्रकाश और छाया के उतार चढ़ाव वाले पैटर्न में नहाया जा सके। राइजिंग सन ने हेला के विभिन्न सीजीआई पहलुओं को बनाने में भी मदद की, जैसे कि उसके सींगों में उसका हेयर वाइप ट्रांजिशन और न्यूयॉर्क शहर में उसका मूल परिचय। रीशूट के बाद इमेज इंजन ने नॉर्वे का नया परिचय पूरा किया, क्योंकि तब तक राइजिंग सन महल की लड़ाई पर केंद्रित था। संगीत। मुख्य लेख। थॉर रग्नारोक साउंड ट्रैक। अगस्त 2016 तक मार्क मदरसबॉग को फिल्म का स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। 148, 149 संश्लेषित स्कोर जीन मिशेल जर्रे के काम से प्रभावित है। 20 वेट्टी ने कहा कि उन्होंने बैंड क्वीन को फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा होता अगर उनके प्रमुख गायक फ्रेडी मर्करी अभी भी जीवित होते, क्योंकि फिल्म एक शांत, साहसिक, रंगीन ब्रह्मांडीय साहसिक है जो बैंड के अनुभव के अनुकूल होती। 150 फिल्म में दिखाए गए अतिरिक्त संगीत में लेड जेपेलिन का इमिग्रेंट सॉन्ग और फिल्म विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 1971 का प्योर इमेजिनेशन शामिल है। थॉर से पैट्रिक डॉयल के थीम और द डार्क वर्ल्ड। 23 हॉलीवुड रिकॉर्ड्स ने फिल्म के साउंड ट्रैक को डिजिटल रूप से 20 अक्टूबर 2017 को और भौतिक रूप से 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया। 151 विपणन। 2016 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हल्क के ग्लैडिएटर कवच का एक भौतिक मॉडल सामने आया। 152 कॉन्सेप्ट आर्ट और रफ एनिमेटिक्स दिखाए गए। 124 और टीम थॉर नामक एक नकली लघु फिल्म दिखाई गई। वेट्टी द्वारा निर्देशित, इसने दिखाया कि सिविल वॉर की घटनाओं के दौरान थॉर और बैनर क्या कर रहे थे। 124, 153 जिसमें डेली पियर्सन थॉर के ऑस्ट्रेलियाई फ्लैटमेट डेरिल जैकबसन के रूप में दिखाई दिए। शॉर्ट को अगस्त 2016 में ऑनलाइन रिलीज किया गया था। 153 और अगले महीने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के डिजिटल डाउनलोड के साथ। 154 टीम थॉर पार्ट 2 को फरवरी 2017 में डॉक्टर स्ट्रेंज के होम मीडिया पर रिलीज किया गया था, जिसमें पियर्सन ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया था। 153, 155 फिल्म के फुटेज और कॉन्सेप्ट आर्ट को सिनेमाकॉन 2017 में दिखाया गया। 156 10 अप्रैल 2017 को पहला टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया। स्क्रीन रेंट के सैंडी शेफर ने महसूस किया कि यह फिल्म के लिए एक मजबूत शुरुआत थी, जिसमें इमिग्रेंट सॉन्ग पर सेट करके एक विशिष्ट चंचल वाइब था। 157 द वर्ज के चैम गार्टनबर्ग ने कहा कि यह अब तक की सबसे अजीब मार्वल फिल्म हो सकती है। वेशभूषा, मेकअप और 80 के दशक के सौंदर्यशास्त्र के लिए धन्यवाद। 158 नर्डिस्ट के लिए माइकल आर्बिटर टीजर से प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, एमसीयू में अब तक कुछ भी इस द्वारा वादा की गई कल्पना के सामने मोमबत्ती नहीं रख सकता है। क्या किसी पिछली एमसीयू फिल्मों ने ऐसा महसूस किया है कि हम हमेशा से एडवेंचर शैली के रूप में जानते और पसंद करते रहे हैं? 159 टीजर को 24 घंटे में 136 मिलियन बार देखा गया। यह उस समय अवधि के भीतर डिज्नी और मार्वल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर भी बन गया, जिसने क्रमशः ब्यूटी एंड द बीस्ट 127 मिलियन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 94 मिलियन को पीछे छोड़ दिया। 160 थॉर के ट्रेलर से यह कहना कि हल्क काम का दोस्त है हेम्सवर्थ को एक मेकेविश बच्चे द्वारा सुझाया गया था, जो उस दिन सेट पर आया था जिस दिन दृश्य फिल्माया गया था। 161 फिल्म के प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम D23 एक्सपो 2017 में फोटो अवसरों के लिए सेट पीस के साथ प्रदर्शित किए गए थे। 162
कॉस्ट्यूम 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी प्रदर्शित किए गए थे। 163 जहां वेट्टी और कलाकारों ने फिल्म का प्रचार किया था। नए ट्रेलर के साथ साथ एक्सक्लूसिव क्लिप भी दिखाए गए। 13-24 फिल्म के एथन एंडरटन को लगा कि ट्रेलर में कॉमेडी और उज्ज्वल जीवंत कॉमिक बुक एक्शन का मिश्रण अविश्वसनीय था। 164 कोलाइडर के हेली फाउच को यह ट्रेलर बहुत पसंद आया और वह फिल्म से पूरी तरह प्रभावित हुई। 165 आयो 9 के जर्मेन लुसियर ने ट्रेलर को एक्शन, कमाल, हास्य और पागलपन से भरा 2.5 मिनट का ट्रेलर कहा। 166 जारी किए गए पोस्टर की भी प्रशंसा की गई, जिसे कॉमिक बुक रिसोर्सेज के एंथनी काउटो ने काफी आश्चर्यजनक, बेहद रंगीन और पूरी तरह सम्मित कहा। 167 कोलाइडर के मैट गोल्डबर्ग ने महसूस किया कि यह वास्तव में आपको बताता है कि यह थॉर फिल्म पहले 2 की तुलना में मौलिक रूप से अलग होने जा रही है। 168 कॉमिक-कॉन प्रस्तुति के कारण थॉर रग्नारोक ने 17 से 23 जुलाई तक सोशल मीडिया पर 2,64,000 से अधिक नई बातचीत उत्पन्न की, जो कि कॉमस्कोर और इसकी प्रीएक्ट सेवा के अनुसार उस समय अवधि के दौरान किसी भी फिल्म से सबसे अधिक थी। 169 यह 2 और हफ्तों तक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म बनी रही। अगस्त 2017 में मार्वल ने ब्राजील में क्विड की रिलीज का समर्थन करने वाले एक विज्ञापन प्रकार निर्माता रेनॉल्ट के साथ भागीदारी की। जोनाथन गुरविट द्वारा निर्देशित और साओ पाउलो में फिल्माई गई, इसमें हल्क को शहर की ओर जा रहे एक उपग्रह को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। फ्रेमस्टोर ने विज्ञापन के लिए दृश्य प्रभावों पर काम किया, जो पिछली फिल्मों में चरित्र पर काम करने से मिली नींव पर आधारित था। 172 173 अगस्त में ही मार्वल ने डॉल्बी लेबोरेटरीज, सिंक्रोनी बैंक, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस (AAS), ब्रॉडकॉम मास्टर्स और सोसाइटी फॉर साइंस एंड पब्लिक के साथ साझेदारी में स्टेम चैलेंज की महाशक्ति की घोषणा 5 विजेता फिल्म के विश्व प्रीमियर में भाग लेंगे, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो का दौरा करेंगे और सिंक्रोनी बैंक से $500 का बचत खाता प्राप्त करेंगे। साथ ही एक भव्य पुरस्कार विजेता डिज्नी इमेजिनियरिंग के साथ न्यूयॉर्क शहर में एक इमर्सिव 3 दिवसीय मेंटरशिप में भाग लेंगे, ताकि वे अपने विजेता प्रोजेक्ट को फिर से बनाने के लिए अन्य युवाओं को पेशेवर स्तर का वीडियो सिखा सकें। उन्हें गुड मॉर्निंग अमेरिका पर प्रोजेक्ट प्रदर्शित करने का अवसर भी दिया गया। 174 कॉमस्कोर और इसकी प्रीएक्ट सेवा के अनुसार 21 अगस्त के सप्ताह में राग्नारोक ने एक बार फिर सबसे अधिक सोशल मीडिया वार्तालाप किए। थॉर और हल्क की लड़ाई के नए क्लिप फ्लॉयड मेवेदर जूनियर बनाम कॉनर मैकग्रेगर की लड़ाई के उसी दिन जारी किए गए, जिसने सप्ताह के लिए 57,000 नई बातचीत उत्पन्न करने में मदद की। 175 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सेवा के अनुसार राग्नारोक ने दूसरी सबसे अधिक सोशल मीडिया बातचीत की। 176 177 और विस्तारित क्लिप और कथानक विवरण जारी होने के बाद 16 अक्टूबर के सप्ताह में एक बार फिर पहले स्थान पर रहा। 178 6 अक्टूबर 2017 से डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर ने हॉलीवुड लैंड के सनसेट शोकेस थिएटर में 179 फिल्म की यूनाइटेड स्टेट्स रिलीज से पहले हेम्सवर्थ, हिडलेस्टन, ब्लैंचेट, गोल्डब्लम, रफालो और थॉम्पसन जेम्स कॉर्डन के साथ द लेट लेट शो विद जेम्स कॉर्डन में फिल्म का 4D संस्करण पेश करने के लिए आए, जो वास्तव में एक स्टेज प्ले था। कलाकारों ने कम बजट की वेशभूषा और कार्डबोर्ड स्टेज प्रॉप्स के साथ फिल्म के विभिन्न दृश्यों का लाइव प्रदर्शन किया। 180 फिल्म के अतिरिक्त प्रचार भागीदारों में रेड रॉबिन, यूनाइटेड हेल्थ केयर और स्क्रीनविजन मीडिया शामिल थे। मुक्त करना थिएट्रिकल मार्क रफालो, बीच में बाय, और क्रिस हेम्सवर्थ, बीच में दाएं थॉर रग्नारोक के सिडनी प्रीमियर पर। थॉर रग्नारोक का विश्व प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर, लॉस एंजल्स में 10 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 182 183 और इसका ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर 13 अक्टूबर को गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 184 इसे यूनाइटेड किंगडम में 24 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था।
185। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय रिलीज 25 अक्टूबर 113 और ऑस्ट्रेलिया में 26 अक्टूबर को हुई थी। 186। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 3 नवंबर 63 को 4080 सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिनमें से 3400 से अधिक 3D, 381 आईमैक्स और आईमैक्स 3D और 204 डी बॉक्स थे। 187। यह फिल्म वैश्विक स्तर पर 1187 आईमैक्स सिनेमाघरों में खुली। 181। इसे मूल रूप से 28 जुलाई 2017 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 3 थॉर रग्नारोक एमसीयू के तीसरे चरण का हिस्सा है। 188। होम मीडिया। थॉर रग्नारोक को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा 20 फरवरी 2018 को डिजिटल डाउनलोड पर और 6 मार्च को अल्ट्रा एचडी ब्लूरे, डीवीडी और ऑन डिमांड पर रिलीज किया गया था। डिजिटल और ब्लूरे रिलीज में पर्दे के पीछे के फीचर शामिल है: ऑडियो कमेंट्री, हटाए गए दृश्य, एक ब्लूपर रील और टीम डेरिल मॉक्यूमेंट्री लघु फिल्मों टीम थॉर और टीम थॉर भाग 2 की निरंतरता, जिसमें थॉर के जाने के बाद ग्रैंडमास्टर डेरिल के साथ रहने लगता है। 189 हटाए गए दृश्यों में से एक में माइकल रूकर योंडू के रूप में दिखाई देते हैं, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्मों के पहले 2 किरदारों से भूमिका को दोहराते हैं, और राग्नारोक सेट पर मस्ती करने के लिए रुकने का फैसला किया। 190। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में एनपीडी वीडियोस्कैन समग्र डिस्क बिक्री चार्ट पर नंबर 1 पर शुरुआत की, जो संयुक्त डीवीडी और ब्लूरे डिस्क यूनिट की बिक्री और एक समर्पित ब्लूरे डिस्क बिक्री चार्ट को ट्रैक करता है। ब्लूरे ने यूनिट की बिक्री का 83% हिस्सा लिया, जिसमें 11% अल्ट्रा एचडी ब्लूरे से आया। थॉर रग्नारोक ने कोको के पीछे मीडिया प्ले न्यूज रेंटल चार्ट पर भी दूसरे स्थान पर शुरुआत की। 191। अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म एनपीडी वीडियोस्कैन चार्ट पर नंबर 2 पर आ गई, जो जस्टिस लीग से पीछे थी, लेकिन मीडिया प्ले न्यूज रेंटल चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गई। 192। फिल्म का आईमैक्स एनहांस्ड संस्करण 12 नवंबर 2021 से डिज्नी प्लस पर उपलब्ध कराया गया था। 193। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। थॉर रैग्नारोक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $316 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $539 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $855 मिलियन की कमाई हुई। 2 सितंबर 2017 में फैंडेंगो के एक सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि रैग्नारोक सबसे प्रतीक्षित गिरावट फिल्म थी। 194। 3 नवंबर 2017 के सप्ताहांत में फिल्म ने आईमैक्स शोइंग से $25.4 मिलियन की कमाई की, जिसने नवंबर सप्ताहांत के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे बड़ा बना दिया। 181। फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताहांत के अंत तक थॉर $449.3 मिलियन और थॉर द डार्क वर्ल्ड $644.6 मिलियन की कुल कमाई को पार करते हुए वैश्विक स्तर पर $650.1 मिलियन की कमाई की थी। 195। 196। यह 2017 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 197। डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $174.2 मिलियन के रूप में की, जिसमें उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतें शामिल है। बॉक्स ऑफिस ग्रॉस और होम मीडिया राजस्व ने इसे 2017 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर्स की सूची में 8वें स्थान पर रखा। 198। थॉर रग्नारोक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने पहले दिन $46.8 मिलियन कमाए, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $14.5 मिलियन सहित, और कुल सप्ताहांत की कमाई $122.7 मिलियन थी, जो सप्ताहांत की शीर्ष फिल्म थी, छठी सबसे अच्छी नवंबर ओपनिंग थी और सभी थॉर फिल्मों के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। आईमैक्स ने $12.2 मिलियन का योगदान दिया, जो 2017 की दूसरी सबसे अच्छी आईमैक्स ओपनिंग और इसकी तीसरी सबसे अच्छी नवंबर ओपनिंग थी। रविवार को फिल्म की कमाई $32.1 मिलियन, द हंगर गेम्स, कैचिंग फायर,
2013 $34.5 मिलियन के बाद नवंबर में दूसरा सबसे अच्छा रविवार था। 181 फिल्म को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 125 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 199 200 राग्नारोक अपने दूसरे सप्ताहांत में नंबर 1 फिल्म रही, जिसने कुल $211.6 मिलियन की कमाई की, जो थॉर $181 मिलियन और द डार्क वर्ल्ड $206.4 मिलियन के पूरे रन से आगे निकल गई। 201 अपने तीसरे सप्ताहांत में थॉर रग्नारोक बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर आ गई, 202 और अपने चौथे और पांचवें सप्ताहांत में चौथे स्थान पर। 203 204 फिल्म ने अपने पांचवें सप्ताहांत में $291.4 मिलियन के साथ अपने अनुमानित कुल घरेलू सकल $280 मिलियन को पार कर लिया। 204 205 थॉर रग्नारोक अपने छठे सप्ताहांत में पांचवें स्थान पर थी, 206 और अपने सातवें सप्ताहांत में सातवें स्थान पर थी। अंतिम सप्ताहांत यह शीर्ष 10 में रही। 260 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाहर फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में 36 बाजारों में ओपनिंग की, जो सभी में पहले स्थान पर रही, और 109.1 मिलियन की कमाई की, जिसमें से $6 मिलियन 189 आईमैक्स स्क्रीन से आए। यूनाइटेड किंगडम में ओपनिंग $16.2 मिलियन किसी गैर जेम्स बॉन्ड फिल्म के लिए सबसे अच्छी अक्टूबर ओपनिंग थी। दक्षिण कोरिया $15.7 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $8.4 मिलियन, ब्राजील $8.1 मिलियन, इंडोनेशिया $5.5 मिलियन, ताइवान $5.4 मिलियन, फिलीपींस $3.8 मिलियन, मलेशिया $3.5 मिलियन, न्यूजीलैंड, वियतनाम, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और दक्षिण अफ्रीका में अब तक का सबसे अच्छा अक्टूबर ओपनिंग वीकेंड रहा, जबकि फ्रांस $7.7 मिलियन में दूसरा सबसे अच्छा ओपनिंग वीकेंड रहा। ब्राजील में एमसीयू फिल्म की तीसरी सबसे अच्छी शुरुआत भी हुई, जबकि न्यूजीलैंड की ओपनिंग 2017 की सबसे बड़ी थी। 208 अपने दूसरे सप्ताहांत में राग्नारोक 19 और बाजारों में नंबर 1 पर खुला, जिसमें चीन में अब तक का सबसे बड़ा नवंबर ओपनिंग $56.3 मिलियन, जिसमें 446 आईमैक्स स्क्रीन से $6 मिलियन शामिल है, मैक्सिको $10.8 मिलियन, जर्मनी $8.9 मिलियन और भारत $5.5 मिलियन शामिल है। यह कई मौजूदा बाजारों में भी नंबर 1 पर रहा। फिल्म ने 788 आईमैक्स स्क्रीन से अतिरिक्त $13.2 मिलियन कमाए, जो नवंबर की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग थी। 209 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म 30 से अधिक देशों में नंबर 1 पर रही और चेक गणराज्य में सबसे अधिक कमाई करने वाली सुपरहीरो फिल्म बन गई। 196 210 10 दिसंबर 2017 तक फिल्म के सबसे बड़े बाजार चीन $112 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $40.4 मिलियन और दक्षिण कोरिया $35.1 मिलियन थे। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया ऊपर बाय से दाएं क्रिस हेम्सवर्थ, टॉम हिडलेस्टन, कैटे ब्लैंचेट, नीचे बाय से दाएं जेफ गोल्डब्लम, टेसा थॉम्पसन और मार्क रफालो के अभिनय की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। 211 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 439 समीक्षाओं के आधार पर 7.6/10 के औसत स्कोर के साथ 93% की स्वीकृति रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, रोमांचक, मजेदार और सबसे बढ़कर थॉर रैग्नारॉक एक रंगीन ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य है जो अपने फ्रेंचाइज के लिए एक नया मानक स्थापित करता है और बाकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। 212 मेटाक्रिटिक ने 51 आलोचकों के आधार पर 100 में से 74 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 213 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जो थॉर श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ है,
जबकि पोस्टर ट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे 90% समग्र सकारात्मक स्कोर और 85% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 181 हॉलीवुड रिपोर्टर की शेरी लिंडेन ने वेट्टी के क्लैश वर्ल्स सीजीआई फालतू गांजा को संभालने की प्रशंसा की, विशेष रूप से उनके द्वारा लाए गए हल्के लहजे के लिए, जिसमें कहानी के केंद्रीय खलनायक भी मूर्खतापूर्ण मजाक करते हैं, जिसे कैट ब्लैंचेट और जेफ गोल्डब्लम ने भरपूर मात्रा में पेश किया है। 214 द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने लिखा, मजाक और लड़ाई दोनों, यह ध्यान दिया जाना चाहिए, उत्कृष्ट है, इसलिए चाहे आप चमकदार पलायनवाद या दिल दहलाने वाले एक्शन के लिए सुपरहीरो फिल्में देखें, आपको अपने बड़े सोडा का मूल्य मिलेगा। 215 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, इसे मार्वल फिल्म में अब तक का सबसे मजेदार बताया, जबकि फिल्म के बदलते लहजे और दिशा की प्रशंसा करते हुए इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से अनुकूल रूप से तुलना की। 216 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने हेम्सवर्थ, हिडलेस्टन, ब्लैंचेट, थॉम्पसन, गोल्डब्लम और रफालो के अभिनय की सराहना की। उनका मानना है कि फिल्म अपने पात्रों और अपने आविष्कार में विश्वास रखती है और इसलिए यह दोहराव से बचती है और ताज़ा रहती है। 217 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने भी इसी तरह फिल्म की प्रशंसा की, कलाकारों के अभिनय को उत्कृष्ट और वेट्टी के निर्देशन को मूर्खतापूर्ण और दिखावटी और आश्चर्यजनक रूप से आत्मसंदर्भित कहा। उन्होंने यह भी कहा कि चरमोत्कर्ष युद्ध अनुक्रम में इस्तेमाल किया गया साउंड ट्रैक, विशेष रूप से लेड जेपेलिन का इमिग्रेंट सॉन्ग, पूरी तरह से सिंक किया गया था। 218 रोजरिबर्ट.com के मैट जोलरसेज ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, हेम्सवर्थ के प्रदर्शन की तुलना कैरी ग्रांट से सकारात्मक रूप से की। हेम्सवर्थ का करिश्मा थॉर रैग्नारोक को तब भी एक साथ रखता है जब यह अलग होने की धमकी देता है। 219 लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने हेला के रूप में ब्लैंचेट के प्रदर्शन की प्रशंसा की, उनके चरित्र के चित्रण की तुलना अन्य प्रतिष्ठित खलनायकों जैसे मेल्फिकेंट और चेरनबोग से की, और फिल्म के विषयों और टोन को फ्लैश गॉर्डन, स्टार वार्स 1977 और विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से समान बताया। 220 डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने फिल्म को 5 में से 4 अंक दिए, इसे मार्वल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताया, साथ ही प्रदर्शनों की सराहना की और मार्क मदरसबाग के संगीत स्कोर को टर्बोचार्ज्ड बताया। 221 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने हिडलेस्टन और थॉम्पसन के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें अद्भुत रूप से मेल खाने वाला बताया। उन्होंने वेट्टी की निर्देशन शैली को एडगर राइट के पैरोडिक काम के समान बताया और दर्शकों के प्रति मार्वल थकान कारक के प्रभाव को स्वीकार करते हुए फिल्म को असामान्य रूप से जीवंत और उत्साही करार दिया। 222 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने फिल्म को बेतुका कहा, लेकिन गोल्डब्लम के अभिनय की प्रशंसा की। 223 टाइम पत्रिका की स्टेफनी जाचरेक ने नकारात्मक रूप से कहा कि थॉर रैग्नारोक जूमिंग स्पेस व्हीकल्स और शोरगुल वाली गरगराहट वाली लड़ाइयों से भरा हुआ है, लेकिन फिल्म की असाधारणता ऊर्जा देने की बजाय नशीली है। जाचरेक ने आगे कहा कि यहाँ तक कि बेचारा थॉर भी इस सब में खोया हुआ लगता है और उसे इसका स्टार माना जाता है, जबकि फिल्म के दृश्य प्रभावों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह मजे की अधिकता का एक उदाहरण और विशेष प्रभावों का कोमा है। 224 द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने कहानी को झगड़ों, षड्यंत्रों और उपयोगी संयोगों का एक अरुचिकर जंगल कहा, लेकिन उन्हें लगा कि हेम्सवर्थ पिछले थॉर वाहनों की तुलना में रैग्नारोक में अधिक खुश और अधिक आराम से दिखते हैं, जो शायद श्री वेटिटी की यहाँ सबसे सच्ची उपलब्धि है। 225 कुछ आलोचकों का दावा है कि थॉर राग्नारोक अपनी हास्य प्रस्तुति के तहत परिष्कृत टिप्पणी को छुपाता है, विशेष रूप से औपनिवेशिक इतिहास और स्वदेशी लोगों के विषयों पर। इस प्रवचन में मुख्य बिंदुओं में वेट्टी की अपनी स्वदेशी माओरी विरासत शामिल है। 226 अस्गार्ड का खूनी इतिहास और ओडिन द्वारा इसे सफेद करना, जैसा कि हेला द्वारा प्रकट किया गया है।
स्क्रैपर 142 द्वारा वाल्किरी के रूप में अपनी जातीय पहचान को शराब में दफनाना, 227, 228 और ग्रैंडमास्टर द्वारा दासों को नौकरी वाले कैदी के रूप में प्रस्तुत करना। अप्रैल में टेसा थॉम्पसन को वाल्किरी के रूप में लिया गया। 11:34 नताली पोर्टमैन पिछली फिल्मों से प्रेम रुचि जेन फोस्टर के रूप में वापस नहीं आईं। 99:100 मार्वल ने पटकथा लेखकों से पिछली फिल्मों से पृथ्वी आधारित पात्रों को शामिल करने के लिए कभी नहीं कहा। 101 और फीगे ने कहा कि फोस्टर और थॉर फिल्मों के बीच टूट गए हैं। 31 मई में मार्वल ने फिल्म के लिए ब्लैंचेट और थॉम्पसन की पुष्टि की, ग्रैंडमास्टर के रूप में जेफ गोल्डब्लम और स्कर्ज के रूप में कार्ल अर्बन की कास्टिंग की घोषणा की और खुलासा किया कि इद्रीस एल्बा और एंथनी हॉपकिंस पिछली फिल्मों से हिमराल और ओडिन की अपनी संबंधित भूमिकाओं को दोहराएंगे। 11 जून की शुरुआत में पलासजुक और मार्वल स्टूडियोज के कार्यकारी डेविड ग्रांट ने घोषणा की कि फिल्मांकन 4 जुलाई 2016 को शुरू होगा। 35 मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के सेट ध्वस्त होने से पहले वेट्टी ने राग्नारोक के लिए एक दृश्य लिखा और फिल्माया जहां थॉर बेनेडिक्ट कम्बरबैच के स्टीफन स्ट्रेंज से मिलता है। मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज के निर्देशक स्कॉट डेरिक्सन को लगा कि यह दृश्य स्ट्रेंज को व्यापक एमसीयू में शामिल होते हुए दिखाने के लिए एक तरह से सही था, इसलिए यह दृश्य डॉक्टर स्ट्रेंज के क्रेडिट के दौरान भी दिखाई देता है। 43, 103, 104 फीज ने उल्लेख किया कि राग्नारोक मुख्य रूप से पृथ्वी के बजाय ब्रह्मांड में होगा, जो पिछली थोर फिल्मों से एक प्रस्थान है। 62, 105 उन्होंने यह कहकर विस्तार किया, टोनली और भौगोलिक रूप से फिल्म में हमारे द्वारा देखे जाने वाले 9 स्थानों के बाहर बहुत सारे अलग अलग ग्रह हैं। 99 वेट्टी ने अंतरिक्ष यात्रा पर सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी क्लिफोर्ड जॉनसन से परामर्श किया। जॉनसन ने स्क्रिप्ट के शुरुआती ड्राफ्ट देखे और वेट्टी को भौतिकी के ऐसे विचार दिए जो कुछ पुराने थोर सामान की ओर इशारा कर सकते थे। जॉनसन ने पहले एमसीयू टेलीविजन श्रृंखला एजेंट कार्टर 2015 से 2016 के दूसरे सीजन पर परामर्श दिया था। 106 खगोलशास्त्री भौतिक विज्ञानी एडम फ्रैंक भी फिल्म के सलाहकार थे। 108 विंडरबाम ने वॉल्ट सिमंसन की रग्नारोक कहानी को वास्तव में मजेदार तत्वों, शैलीगत और कथात्मक दोनों के लिए एक प्रेरणा कहा। साथ ही जेसन आरोन द्वारा थोर गॉड ऑफ थंडर, जो हेला की डिजाइन और क्षमताओं के लिए प्रेरणा थी। 21 वेट्टी ने कहा कि ग्रह साकार, जो प्लेनेट हल्क कहानी में दिखाया गया है, फिल्म और इन पात्रों के लिए सबसे बड़ा बदलाव था। 108 विंडरबाम ने इसे ब्रह्मांड का शौचालय बताया, जो वर्महोल से घिरा हुआ है, जो इस जगह में युगों से चीजों को उगल रहा है। 83 इसमें मुस्पेलहेम भी दिखाया गया है, जो 9 लोकों में से एक है, जिस पर सुरतुर का शासन है। 109 हेन्ना ने पिछली फिल्मों की तुलना में अस्गार्ड को अधिक मानवीयता देने की उम्मीद की, ताकि क्षेत्र को अधिक व्यावहारिक और उपयोगितावादी बनाने में मदद करने के लिए छोटे भवन परिप्रेक्ष्य जोड़े जा सकें। साकर के ग्लैडिएटर क्षेत्र के लिए हेन्ना ने रोमन ग्लैडिएटरों को देखा, लेकिन इसके साथ सभी विदेशी जाकर पिछले समान विचारों से अलग किया। अखाड़ा खरे ब्लीचर्स से घिरा हुआ है। 110 वेट्टी ने कहा कि यह फिल्म फ्रेंचाइज को नया रूप देगी, क्योंकि हम इस फिल्म के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक तरह से पुराने विचार को खत्म करना और नष्ट करना और इसे नए तरीके से फिर से बनाना है, जो ताजा है। हर किसी को अपने किरदारों पर थोड़ा नया नजरिया मिला है, इसलिए इस तरह से ऐसा लगता है कि यह पहला थॉर 2011 है। 8 उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य फिल्में देखी है और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक स्टैंडअलोन फिल्म बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, क्योंकि यह एकमात्र बार हो सकता है जब मैं ऐसा करूं। मैं बस इसे अपने मार्वल फिल्म का सबसे अच्छे तरीके से संस्करण बनाना चाहता हूं। 9 यह कुछ ऐसा है जिसकी हेम्सवर्थ ने उम्मीद की थी। पिछली थॉर फिल्मों की तुलना में राग्नारोक में एक हल्का स्वर देखना चाहते थे, विशेष रूप से दूसरी फिल्म, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 के समान है।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास पहले थॉर की तरह भोलापन, मजा या हास्य कम था। काश कि दूसरे फिल्म में यह सब ज्यादा होता। हमने शाही अभिनय किया है, हमने शेक्सपियर का अभिनय किया है और हमने उसे दिखाया है। मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि ठीक है, बढ़िया, चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। 111 हेम्सवर्थ ने आगे कहा कि चरित्र या फिल्म को पूर्वानुमानित बनने से रोकने के लिए निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित करने का लक्ष्य था। मुझे लगता है कि हम रोमांच और मजा की भावना को और अधिक वापस लाना चाहते हैं। 112 राग्नारोक की घटनाएं द डार्क वर्ल्ड की घटनाओं के 4 साल बाद, एज ऑफ अल्ट्रॉन की घटनाओं के 2 साल बाद, 3, 113 और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 और स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 की घटनाओं के लगभग उसी समय पर सेट की गई है, जिसमें विंडरबाम ने नोट किया है कि चरण 3 में अब चीजें एक दूसरे के ऊपर होती है। 5 राग्नारोक की घटनाओं ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 को भी स्थापित किया। 8 और हेम्सवर्थ ने राग्नारोक की स्क्रिप्ट प्राप्त करने से पहले इन्फिनिटी वॉर के निर्देशकों एंथनी और जो रूसो से बात की कि यह इन्फिनिटी वॉर से कैसे जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि राग्नारोक निश्चित रूप से उन फिल्मों में अच्छी तरह से समाहित है। 5 और विंडरबाम ने बड़े एमसीयू पर राग्नारोक के प्रभाव की तुलना कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 से की और कहा कि यह अस्गार्ड के बारे में उन विचारों को तोड़ देगा जो पहले से स्थापित थे, जैसे कि विंटर सोल्जर ने शील्ड को तोड़ दिया था। डाक उत्पादन जनवरी 2017 में यह पता चला कि पियर्सन को फिल्म पर एकमात्र पटकथा लेखन का श्रेय मिलेगा। कहानी का श्रेय काइल, योस्ट और फोल्सम को दिया जाएगा। 133 बाद में इन क्रेडिट को अगले सितंबर में अपडेट किया गया, जिसमें पियर्सन को पटकथा लेखक और काइल और योस्ट के लिए कहानी का श्रेय दिया गया। फोल्सम ने इन क्रेडिट के साथ मार्वल द्वारा फिल्म का विपणन करने पर मुद्दा उठाया, यह देखते हुए कि राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका WGA ने अभी तक फिल्म के लिए अंतिम क्रेडिट निर्धारित नहीं किया है। 134 बाद में उसने कहा कि मार्वल ने उसे फिल्म पर एक कहानी का श्रेय दिया था, लेकिन इसे WGA द्वारा उनके नियम के कारण अस्वीकार कर दिया गया था कि अधिकतम 2 व्यक्ति कहानी का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, एक लेखन टीम के लिए एक व्यक्ति के रूप में गिनने की छूट के साथ। पियर्सन और काइल और योस्ट की टीम को राग्नारोक 135 महीने के अंत तक लेखन क्रेडिट एक बार फिर से अपडेट किए गए, इस बार केवल पियर्सन, काइल और योस्ट को पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया गया। 93, 97, 136 फरवरी 2017 में राहेल हाउस ने कहा कि फिल्म में उनकी एक छोटी भूमिका थी, उन्होंने पहले वेट्टी के साथ काम किया था। 44 जुलाई 2017 में अटलांटा में अतिरिक्त फिल्मांकन हुआ, 3 सप्ताह में 137, 138, जिसमें पोस्ट क्रेडिट दृश्यों का फिल्मांकन भी शामिल है। 139 इनमें से एक स्पेसशिप सैंक्चुअरी 2 का परिचय देता है, जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस से संबंधित है। 4 जबकि दूसरा क्रेडिट के अंत में दिखाया गया है, जिसमें ग्रैंड मास्टर की विशेषता है। गोल्डबलम और वेट्टी ने बाद के दृश्य के कई संस्करणों में सुधार किया। एक अप्रयुक्त संस्करण में सकारियन राष्ट्रगान का गायन शामिल था, जिसे मौके पर बनाया गया था। 140 अटलांटा में एक सीक्वेंस का पूरा होना भी फिल्माया गया था, जहां अस्गर्डियन अभिनेता द डार्क वर्ल्ड की घटनाओं पर आधारित एक नाटक करते हैं। 141 सीक्वेंस की व्याख्या करते हुए वेट्टी ने कहा, अगर मैं लोकी होता और मैं अस्गार्ड पर शासन कर रहा होता तो मैं अपने बारे में एक नाटक लिखता और सभी को इसे देखने के लिए मजबूर करता, नाटक के विवरण को बदल देता और खुद को निभाने के लिए एक बड़ी हस्ती को ले आता। लोकी अभिनेता के लिए वे वास्तव में किसी अच्छे और मजाकिया व्यक्ति को चाहते थे, और क्रिस हेम्सवर्थ ने सुझाव दिया कि मैट डेमन, जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानते थे, भूमिका निभाए। 52 डेमन उस समय न्यूयॉर्क शहर में थे और कैमियो को शूट करने के लिए अटलांटा गए। 52 141
रीशूट के दौरान सीक्वेंस का स्थान भी बदल गया था, जहां थोर और लोकी पृथ्वी पर ओडिन को ढूंढते हैं। स्थान को नॉर्वे में बदल दिया गया, जिसके बारे में वेट्टी ने महसूस किया कि इससे दृश्यों को अधिक महत्व मिला। ओडिन की कहानी को और अधिक प्रामाणिक बनाया गया और पात्रों और दर्शकों को एक पल के लिए शांत होने और उस पल का आनंद लेने की अनुमति मिली, क्योंकि फिल्म का बाकी हिस्सा मूल रूप से एक क्लिप पर चलता है। 40 जब तक फिल्म के लिए रीशूट पूरे हुए, तब तक फिल्म को वेट्टी के शुरुआती संस्करण के 2 घंटे और 40 मिनट से घटाकर लगभग 90 मिनट कर दिया गया था, और नए फिल्माए गए दृश्यों के साथ इसमें थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद थी। हालांकि फिल्म के 2017 कॉमिक कॉन पैनल के बाद हटाए गए बहुत सारे चुटकुलों को वापस जोड़ने का निर्णय लिया गया, जिसमें अंतिम रनटाइम 2 घंटे और 10 मिनट था। 123 जोएल नेग्रोन और जेन बेकर ने फिल्म में संपादक के रूप में काम किया। 116 वेट्टी ने यह तय करने की प्रक्रिया का वर्णन किया कि वास्तव में कौन से चुटकुले रखने हैं। बहुत मुश्किल। कभी कभी यह फिल्म की शुरुआत में मज़ेदार होता और फिर बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होता, या यह गलत जगहों पर मज़ेदार होता। फीगे ने विस्तार से बताया कि इसे ईस्टर एग के रूप में थोर में शामिल किया गया था, क्योंकि मार्वल स्टूडियो द एवेंजर्स पर काम कर रहा था और चरण 1 के समापन के लिए सभी को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एवेंजर्स के रिलीज होने के कुछ समय बाद और स्टूडियो ने इन्फिनिटी वॉर के लिए योजनाओं को ठोस बनाना शुरू कर दिया, उन्हें एहसास हुआ कि थोर में देखा गया गॉन्टलेट वास्तविक नहीं हो सकता है, जिससे एक आंतरिक सिद्धांत बना कि यह नकली था। इसका परिणाम राग्नारोक में दृश्य के रूप में सामने आया, जिसे सिर्फ इसे नकली कहने का अवसर पाने के लिए बनाया गया था। एंथनी हॉपकिंस ओडिन के रूप में, असगार्ड के राजा, थोर और हेला के पिता और लोकी के दत्तक पिता, इसी नाम के देवता पर आधारित। 11 यह किरदार पृथ्वी पर निर्वासित है और मूल रूप से न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर एक पागल दिखने वाला आवारा बनने का इरादा था, लेकिन वेट्टी को अंततः लगा कि यह मज़ेदार होने के बजाय दुखद था, क्योंकि इस सीक्वेंस के दौरान किरदार की मृत्यु हो गई थी। इस सीक्वेंस को नॉर्वे में जगह देने के लिए बदल दिया गया था, ताकि किरदार के अतीत को सम्मान दिया जा सके और असगार्ड के राजा के रूप में उसकी भूमिका के लिए अधिक प्रामाणिक हो। 40 वेट्टी हॉपकिंस की सुधारात्मक क्षमता से आश्चर्यचकित थे, जब उन्हें मज़ेदार बनने और भूमिका के साथ पहले जो कुछ भी हुआ है उसे वास्तव में नष्ट करने और इसे फिर से बनाने के लिए कहा गया। 39 इसके अतिरिक्त तरानोबु असानो, रे स्टीवेंसन और जैचरी लेवी ने क्रमशः होगुन, वोल्स्टैग और फेंड्रल के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जो वॉरियर्स 3 के सदस्य है। 41 फीज ने उनकी प्रस्तुतियों को महान अंत कहा, जिसने हेला के खतरे और मुख्य पात्रों के लिए उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को स्थापित करने का काम किया। 42 बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने संक्षिप्त उपस्थिति में फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 से डॉ. स्टीफन स्ट्रेंज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 43 राहेल हाउस, जो वेट्टी की कई फिल्मों में दिखाई दी है, ग्रैंडमास्टर के मुख्य प्रवर्तक टोपाज की भूमिका निभाती है। 44 जबकि वेट्टी ने कोर्ग का चित्रण किया है, वेट्टी ने चरित्र के लिए मोशन कैप्चर प्रदर्शन प्रदान किया, जो चट्टानों से बना है और चरित्र को मृदुभाषी बनाकर कुछ अलग करना चाहता था। 45 अंततः कॉर्ग की आवाज को पोलिनेशियाई बाउंसरों के साथ साथ उसके दोस्त और अक्सर सहकलाकार राइज डार्बी पर आधारित किया। 48 वेट्टी ने अग्नि दानव सुरतुर के लिए मोशन कैप्चर प्रदर्शन भी प्रदान किया, जो कि पौराणिक प्राणी सुरत्र पर आधारित है, जिसमें क्लैंसी ब्राउन ने चरित्र को आवाज दी है। 49 थॉर और हल्क के सहनिर्माता स्टेनली साकार पर एक आदमी के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं, जो थॉर के बाल काटता है। 50 एक सीक्वेंस में कई कैमियो भी है, जहां अस्गार्डियन अभिनेता द डार्क वर्ल्ड की घटनाओं पर आधारित एक नाटक करते हैं। 51 क्रिस के भाई ल्यूक हेम्सवर्थ थॉर अभिनेता की भूमिका निभाते हैं। मैट डेमन लोकी अभिनेता की भूमिका निभाते हैं। 52 और चार्लोट निकदाओ सिर्फ अभिनेत्री की भूमिका निभाते हैं।
53 स्कारलेट जोहानसन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 के अभिलेखीय फुटेज के माध्यम से नताशा रोमानोफ बटा ब्लैक विडो के रूप में दिखाई देती है। 54 उत्पादन विकास अक्टूबर 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड की रिलीज को बढ़ावा देते हुए क्रिस हेम्सवर्थ ने लोगों को और अधिक चाहिए तक थॉर को चित्रित करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें एक और थॉर फिल्म और 2 और एवेंजर्स फिल्मों के लिए अनुबंधित किया गया था। 55 निर्माता केविन फीगे ने कहा कि अगला थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंत में तत्वों से बनेगा। 56 जनवरी 2014 में मार्वल ने घोषणा की कि क्रेग काइल और क्रिस्टोफर यॉस्ट एक तीसरी फिल्म के लिए पटकथा लिखेंगे जिसमें फीगे फिर से निर्माण करेंगे। 57 कहानी की रूपरेखा जुलाई में बनाई जा रही थी। 58 अक्टूबर 2014 के अंत में फीगे ने घोषणा की कि फिल्म का नाम थॉर रग्नारोक होगा, जिसकी रिलीज की तारीख 28 जुलाई 2017 निर्धारित है। 59 फीज ने कहा कि यह फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के तीसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण होगी। 60 और यह भी पुष्टि की कि फिल्म के संदर्भ में राग्नारोक शब्द का अर्थ है सभी चीजों का अंत। 61 उन्हें लगा कि लोग केवल उस शीर्षक को पढ़कर यह नहीं समझेंगे कि फिल्म क्या होने वाली है। 62 फरवरी 2015 में मार्वल ने रिलीज की तारीख को 3 नवंबर 2017 तक पीछे धकेल दिया। 63 उस अप्रैल में फीज को जल्द ही फिल्म के लिए एक ड्राफ्ट की उम्मीद थी। 64 और 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक निर्देशक, अतिरिक्त पटकथा लेखक और आगे की कास्टिंग की घोषणा गर्मियों के अंत में की जाएगी। 65 जून 2016 के लिए फिल्मांकन सेट के साथ। 66 डार्क वर्ल्ड के निर्देशक एलन टेलर ने समझाया कि वह वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि मार्वल का अनुभव विशेष रूप से दर्दनाक था, क्योंकि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मुझे पूरी आज़ादी दी गई थी और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में यह एक अलग फिल्म में बदल गया। इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी दोहराने की उम्मीद नहीं करता और किसी और के लिए नहीं चाहता। थॉर रैग्नारोक मार्वल कॉमिक्स के चरित्र थॉर पर आधारित 2017 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह थॉर 2011 और थॉर द डार्क वर्ल्ड 2013 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 17वीं फिल्म है। एरिक पियर्सन और क्रेग काइल और क्रिस्टोफर यॉस्ट की लेखन टीम की पटकथा से इस फिल्म का निर्देशन ताइका वेटिटी ने किया था और इसमें क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर की भूमिका निभाई है। उनके साथ टॉम हिडलेस्टन, केट ब्लैंचेट, इद्रीस एल्बा, जेफ गोल्डब्लम, टेसा थॉम्पसन, कार्ल अर्बन, मार्क रफालो और एंथनी हॉपकिंस है। थॉर रैग्नारोक जनवरी 2014 में एक तीसरी थॉर फिल्म की पुष्टि हुई जब काइल और योस्ट ने पटकथा पर काम करना शुरू किया। अक्टूबर में हेम्सवर्थ और हिडलेस्टन की भागीदारी की घोषणा की गई थी और उस महीने के अंत में फिल्म का शीर्षक थॉर रैग्नारोक बताया गया था। थॉर द डार्क वर्ल्ड के निर्देशक एलन टेलर के वापस न लौटने का फैसला करने के 1 साल बाद वेट्टी निर्देशक के रूप में फिल्म में शामिल हुए। रफालो पिछली MCU फिल्मों से ब्रूस बैनर बटा हल्क की भूमिका को दोहराते हुए कलाकारों में शामिल हुए, जिसने 2006 की कॉमिक कहानी प्लेनेट हल्क के तत्वों को रैग्नारोक के लिए अनुकूलित करने की अनुमति दी। हेला के रूप में ब्लैंचेट सहित बाकी कलाकारों की पुष्टि मई 2016 में हुई। थॉर रैग्नारोक का प्रीमियर 10 अक्टूबर 2017 को लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड में एल कैपिटन थिएटर में हुआ और इसे MCU के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 3 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को इसके अभिनय और वेट्टी के निर्देशन के साथ साथ एक्शन दृश्यों, दृश्य प्रभावों, संगीत स्कोर और हास्य के लिए प्रशंसा मिली। कई आलोचकों ने इसे थॉर फ्रेंचाइज की सर्वश्रेष्ठ किस्त माना। इसने $855 मिलियन की कमाई की, जो इस सीरीज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 2017 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। एक सीक्वल, थॉर लव एंड थंडर,
जुलाई 2022 में रिलीज किया गया। कथानक। सोकोविया की लड़ाई के 2 साल बाद थोर को अग्नि दानव सुरतुर ने कैद कर लिया, जिसने खुलासा किया कि थोर के पिता ओडिन अब असगार्ड पर नहीं है। वह बताता है कि भविष्यवाणी किए गए सर्वनाश रागनारोक के दौरान जल्द ही राज्य नष्ट हो जाएगा, जब सुरतुर अपने मुकुट को ओडिन की तिजोरी में जलने वाली अनंत ज्वाला के साथ जोड़ देगा। थोर खुद को मुक्त करता है, सुरतुर को हराता है और उसका मुकुट ले लेता है, यह विश्वास करते हुए कि उसने रागनारोक को रोका है। थोर हेमडाल को गायब पाते हुए असगार्ड लौटता है और उसका बिछड़ा हुआ भाई लोकी ओडिन के रूप में प्रस्तुत होता है। वह लोकी को अपने पिता को खोजने में मदद करने के लिए मजबूर करता है, जिस पर लोकी ने सालों पहले अपने कथित बलिदान के बाद जादू कर दिया था। स्टीफन स्ट्रेंज के निर्देशों के साथ वे नॉर्वे में ओडिन को ढूंढते हैं। ओडिन ने बताया कि वह मर रहा है। थोर के प्रयासों के बावजूद रागनारोक निकट है और उसकी मृत्यु उसके पहले जन्मे बच्चे हेला को हेल से मुक्त कर देगी, एक जेल जिसमें उसे बहुत पहले बंद कर दिया गया था। हेला असगार्ड की सेनाओं की नेता थी और उसने ओडिन के साथ 9 लोकों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसने उसे कैद कर लिया और इतिहास से बाहर कर दिया क्योंकि वह बहुत खूनी हो गई और शांति पर उसके विचारों से सहमत नहीं हुई। ओडिन की मृत्यु हो जाती है और हेला अपनी जेल से मुक्त होने के बाद प्रकट होती है। वह थोर के हथौड़े म्योल्निर को नष्ट कर देती है और उन दोनों का पीछा करती है जब वे बिफ्रोस्ट ब्रिज से भागने का प्रयास करते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में गिरा देती है। असगार्ड में पहुंचकर हेला उसकी सेना को हरा देती है, योद्धाओं के 3 सदस्यों को मार देती है और उन प्राचीन मृतकों को पुनर्जीवित करती है जो कभी उसके साथ लड़े थे, जिसमें उसका विशालकाय भेरिया फेनरिस भी शामिल था। वह असगार्डियन स्कर्ज को अपना जल्लाद नियुक्त करती है। हेला बिफ्रोस्ट का उपयोग असगार्ड के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करने की योजना बनाती है, लेकिन हेमराल बिफ्रोस्ट को नियंत्रित करने वाली तलवार ले लेता है। इस बीच थोर वर्महोल से घिरे कूड़े के ग्रह साकार पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। स्क्रैपर 142 नामक एक गुलाम व्यापारी ने उसे आज्ञाकारिता डिस्क के साथ वश में कर लिया और उसे साकार के शासक ग्रैंडमास्टर को एक ग्लैडिएटर के रूप में बेच दिया, जिसके साथ लोकी पहले से ही घुल मिल चुका था। थोर 142 को एक वाल्किरी के रूप में पहचानता है, जो महिला योद्धाओं की एक महान सेना में से एक है, जो युगों पहले हेला से लड़ते हुए मारी गई थी। थोर को अपने दोस्त हल्क का सामना करते हुए ग्रैंडमास्टर की चैंपियंस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। बिजली को बुलाकर थोर ऊपरी हाथ प्राप्त करता है, लेकिन ग्रैंडमास्टर हल्क की जीत सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई में तोड़फोड़ करता है। लड़ाई के बाद भी गुलाम थोर को वह क्विंजेट मिल जाता है जो हल्क को साकार में लाया था। हल्क अनजाने में क्विंजेट को नष्ट कर देता है, लेकिन नताशा रोमानोफ की एक रिकॉर्डिंग के कारण हल्क सोकोविया छोड़ने के बाद पहली बार ब्रूस बैनर में बदल जाता है। 142 थोर को असगार्ड को बचाने में मदद करने का फैसला करता है। लोकी उन्हें ग्रैंडमास्टर के जहाजों में से एक को चुराने में मदद करता है। वे अन्य ग्लेडिएटर्स को आजाद कराते हैं, जो कॉर्ग और मीक नामक 2 एलियंस द्वारा उकसाए जाने पर क्रांति का मंचन करते हैं। लोकी फिर से अपने भाई को धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन थोर को इसका अंदाजा हो जाता है और वह जाने से पहले उसे अक्षम कर देता है। थोर, बैनर और 142 एक वर्महोल के माध्यम से असगार्ड में भाग जाते हैं, जहां हेला की सेना हेमराल और असगार्डियन नागरिकों पर हमला करती है। हल्क फेनरिस को हरा देता है। हेला से लड़ते हुए थॉर अपनी दाहिनी आंख खो देता है और उसे ओडिन का दर्शन होता है, जिससे उसे एहसास होता है कि केवल रागनारोक ही उसे रोक सकता है, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। वह सुरतुर के मुकुट को अनंत ज्वाला में रखकर रागनारोक को सक्रिय करने के लिए लोकी को भेजता है। सुरतुर का पुनर्जन्म होता है और वह असगार्ड को नष्ट कर देता है, जिससे हेला की मृत्यु हो जाती है। ग्रैंडमास्टर के अंतरिक्ष यान पर सवार स्टेट्समैन थॉर, जो अब राजा है,
लोकी के साथ सुलह करता है और अपने लोगों को पृथ्वी पर ले जाने का फैसला करता है। एक मिड क्रेडिट सीन में उन्हें एक बड़े अंतरिक्ष यान द्वारा रोक दिया जाता है। बी एक पोस्ट क्रेडिट सीन में अपदस्थ ग्रैंडमास्टर का सामना उसके पूर्व विषयों से होता है। गालना तो दोस्तों उससे पहले 5वें पार्ट से पहले हमें चौथा पार्ट देखने को मिला था, जो भी एक तरह से सुपर डुपर हिट रहा था। उसके बजट के बारे में बात की जाए तो बजट उसका $250 मिलियन का था। उसमें कलेक्शन इसने तकरीबन 760.9 मिलियन का दिया था। तो मूवी तो सुपर डुपर हिट रही थी और इसे एक तरह से आगे बढ़ाया गया है और 5वां पार्ट हमें देखने को मिला है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।